चलो जिला हम दिखा रहे थे अपनी क्लास में रहना चाहते हमें घर वाले लोग हैं क्या मौसम जरूर है वर्ड आपने देख लिया। अब वर्ड के बाद शब्द। वर्णमाला आपने पूरा पढ़ा, वर्णमाला का पूरा आपने भेद पूरा देख लिया, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर व्यंजन सब कुछ हो गया। अब जो शब्द है वो शब्द क्या है, इसके क्या भेद है, और इससे आपके पेपर में प्रश्न आता है। आपके प्रश्न आया भी है, ये जो आपकी सिविल का पेपर हुआ था उसमें आया है कि उत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर शब्द के भेद। शब्द किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वर्णों के मेल। जैसे पानी शब्द है, वर्ण मिला, प आ न ई बराबर पानी। वर्ण के मेल को शब्द कहते हैं। और ध्यान देना, अभी जब आपको मैंने वर्ण पढ़ाया था तो हमने बताया था भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अब भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो ये शब्द है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। भाषा की सार्थक छोटी इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, लेकिन वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे अ बोल दें, अ का कोई मतलब नहीं है। प बोल दें, प का क्या मतलब है, लेकिन पानी, अब यह भाषा की सार्थक छोटी इकाई हो गई। हर वाक्य में छोटे छोटे खंड होते हैं शब्दों के, और वह खंड भी वर्णों के से मिला शब्द बना, शब्द से फिर वाक्य बना। तो अब सार्थक के रूप में अगर देखा जाएगा तो भाषा की छोटी सार्थक इकाई क्या हो गई, शब्द। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इतना आप जान गए कि ध्वनियों या वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के शब्द, दो प्रकार। सार्थक और निरर्थक। कोई भी शब्द होगा वर्णों के मेल से बना होगा, या तो कोई अर्थ देगा या तो बिना अर्थ का होगा। बस इसी प्रकार के होंगे। सार्थक में जैसे मान लीजिए पानी आप डाल दीजिए यहाँ पर, जैसे क्या होगा पानी। अब पानी का कोई अर्थ है जो आप जानते भी हैं और पानी बोलने से समझ भी जाते हैं। अब नीपा बोले या ठाट बोल दें, टिक बोल दें, टिन बोल दें, कि है तो शब्द वर्ण के मेल से तो बना है, लेकिन जिसका कोई अर्थ नहीं। लेकिन कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी निरर्थक शब्द भी सार्थकता की पुष्टि जरूर कर देते हैं। देखिए, जैसे आप कहते हैं कि हमने खाना वाना खा लिया,
तो खाना तो ठीक है, वाना क्या है? पुष्टि लेकिन कर दिया, और सब ठीक ठाक है। तो ठीक है, समझ में आता है कि तो ठीक का मतलब ठाक का मतलब नहीं ना है। लेकिन उसी ठीक ठाक में वो जो ठाक भी है वो भी ठीक का ही अर्थ प्रदान कर देता। तो कभी कभी निरर्थक शब्द सार्थकता का पुष्टि कर देते हैं। कभी कभी निरर्थक शब्द वाक्यों में भी आ जाते हैं, जिनका स्वतंत्र में कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक हैं लेकिन वाक्य की पुष्टि करते हैं। जैसे घड़ी टिक टिक चल रही है, अब वैसे अलग से टिक करें तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मिल करके वाक्य में आया तो घड़ी टिक टिक का मतलब भी आप जान गए कि धीरे धीरे घड़ी की सुई क्या हो रही है। सार्थक का मतलब है ऐसा शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ हो, ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ न हो वह निरर्थक है। एक एक करके क्रम से आप देखिएगा तो सारे भेदों को भेद जितने होते हैं वह आपके समझ में आ जाएगा। एक एक करके समझते जाइएगा। शब्द वर्ण के मेल को कहते हैं। भाषा की सार्थक छोटी इकाई क्या है? शब्द है। शब्द दो प्रकार के हो गए, सार्थक और निरर्थक। वह शब्द जो अर्थ प्रदान करे वह सार्थक है, और जिसका कोई अर्थ न हो वह निरर्थक। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पानी है, यहाँ पर नीपा कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो शब्द, लेकिन उसका कोई नीपा का कोई मतलब नहीं है, ठाक का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप यह जानते रहिएगा कि कभी कभी निरर्थक शब्द वाक्य में आ जाते हैं तो उसकी पुष्टि जरूर कर देते हैं। अब सार्थक के कई भेद हैं। रचना के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर शब्द शक्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। यही पेपर पीसीएस में आया था, रचना आया था, उत्पत्ति आया था। एक आया है, चाहे रचना हो चाहे उत्पत्ति हो, एक प्रश्न आया है इसमें से कि कितने भेद होते हैं उत्पत्ति। देखिए, रचना का मतलब होता है बनावट, इसको ब्रैकेट में आप कर लीजिएगा, बनावट। कभी कभी बनावट आ जाता है, कभी कभी रचना आ जाता है, दोनों आ जाते हैं। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। विदेशी या विदेशज भी कहीं कहीं लिखा जाता है। शब्द शक्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना।
रूपांतर के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। विकारी और अविकारी। विकारी के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, अभिधा, लक्षणा। देखिए यह लिखने थोड़ा सा दिक्कत होगी, थोड़ा सा आप पूछ लीजिएगा जहाँ दिक्कत हो। सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी के आधार पर, वैसे होता तो अव्यय ही है अविकारी, लेकिन अव्यय के चार पार्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर चारों पार्ट आप लिख देंगे। कहाँ? शब्द, शक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। यही शब्द की रचना है, शब्द के भेद है। मतलब शब्द रचना तो भी नहीं है। शब्द रचना तो चार प्रकार के होते हैं, शब्द रचना इसके बाद देखेंगे। पहले शब्द देखते हैं, शब्द के भेद क्या है। ये यहाँ से प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर शब्द के भेद, रूपांतर के आधार पर भेद, शब्द के आधार पर भेद। कहाँ? ये क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। वही अव्यय के चारों पार्ट हैं। अब यहाँ एक एक करके देखते हैं कि रूढ़ क्या है, यौगिक योग रूढ़ क्या है, तद्भव, तत्सम, विदेशी और देशज क्या है, फिर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना क्या है, और फिर आपका विकारी और अविकारी, तो आपका लंबा पार्ट है ही, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। इसकी फोटो ले लो, इसको मिटा देना, मोबाइल में फोटो ले लो इसको। ठीक हो गया? तो डायरेक्ट यहाँ से वो ऐड कर दीजिए हर जगह। नहीं, डायरेक्ट नहीं खत्म करना, यहाँ से अभी हम चालू करना है। रूढ़, ऐसा शब्द जिसके कोई सार्थक खंड न हो। बस एक लाइन में, रूढ़ शब्द वह है जिसके कोई सार्थक खंड नहीं हो। जैसे घर बोल दिया जाए, अब घर का खंड करो, आएगा? कोई मतलब नहीं है, नहीं आएगा। आंख बोल दिया, कान बोल दिया, गाय बोल, मतलब कोई भी आप ऐसा शब्द जिसके खंड सार्थक न हो, रूढ़ शब्द कहलाएगा। एक लाइन में एक परिभाषा इसकी है कि ऐसा शब्द जिसके सार्थक खंड न हो रूढ़ कहलाता है। जैसे आंख, नाक, घर, गाय, कुछ भी लिख लीजिए आप उदाहरण के लिए। सार्थक खंड न हो, यौगिक, दो शब्दों के योग
जिनके सार्थक अर्थ हो, जैसे विद्यालय, छात्रावास। दो शब्द अलग अलग करेंगे तो इसका मतलब होगा विद्यालय, छात्र, आवास। रूढ़ में आपने देखा कि ऐसा शब्द जिसका कोई सार्थक खंड न हो। यौगिक में दो शब्द सार्थक होंगे और जिनका योग भी होगा। तो योग के साथ जैसे छात्रावास, अब इसको आप अलग करेंगे तो विद्या और आलय बनेगा कि नहीं बनेगा, और दोनों का मतलब भी है। विद्या का भी मतलब है और आलय का मतलब है, और दोनों सार्थक है। ये हो गया यौगिक। अगला योग रूढ़ है। योग रूढ़ यौगिक तो है लेकिन अर्थ रूढ़ होता है। जो अर्थ देगा वह सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ में देगा। वह अर्थ उस व्यक्ति, उस वस्तु के लिए रूढ़ होगा। यौगिक होने के साथ साथ जो रूढ़ अर्थ प्रदान करे, अर्थात विशेष अर्थ प्रदान करे, सामान्य अर्थ नहीं। सामान्य अर्थ तो योग रूढ़ नहीं होगा। योग रूढ़ का मतलब विशेष अर्थ सामान्य अर्थ को छोड़कर। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें पंकज, तो पंकज दो शब्दों से मिला है। तो यौगिक तो है, ये योग तो हो गया। पंक और ज, दो शब्द हो गए, दोनों सार्थक भी हैं। लेकिन अब पंकज का मतलब आप अपने हिसाब से नहीं लगाएंगे। पंक माने कीचड़, अब कीचड़ में जो पैदा हो, जो जन्म ले, उसी को पंकज कहते हैं। ये तो सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन सामान्य अर्थ आप ग्रहण नहीं करेंगे। यह रूढ़ अर्थ देगा, जिसके लिए है वही अर्थ होगा। भाई तो कीचड़ में तो बहुत कुछ पैदा होता है, तो क्या सब कुछ पंकज नहीं कह सकते ना। लंबोदर, अब जिसका पेट बड़ा हो, लंबा हो, तो ऐसे तो जितने भी पहलवान कोई आ जाए, मान लीजिए आपके सामने, तो आप कहेंगे कि ये उनका भी पेट बड़ा है, तो क्या वो लंबोदर है? नहीं। लंबोदर कहने का मतलब सीधा से सीधा अर्थ आप एक ही लेंगे, गणेश। बस गणेश के लिए यौगिक होने के साथ साथ दो शब्दों के योग होने के बाद भी जिसका अर्थ रूढ़ प्रदान करे, रूढ़ अर्थ प्रदान करे जो शब्द, वही योग रूढ़ है। जैसे लंबोदर, पंकज। जलज, कमल के तो लगभग प्रायवाची इसी में आ जाते हैं। नीरज, जलज, पंकज, तोयज, अंबुज, ये सब क्या है? अम्ब माने पानी, पानी में अब पानी में तो जन्म बहुत कुछ लेता है। जितने होते हैं सब क्या हो जाएंगे? पंकज नहीं होंगे। सभी नीरज नहीं है, सभी तोयज और अंबुज नहीं है। केवल कमल के लिए वह अर्थ क्या है? रूढ़ है और कमल के लिए ही लागू होगा। लंबोदर कहने से केवल गणेश का अर्थ आएगा, क्योंकि वह उनके लिए रूढ़ है। इतना बात समझ में आ गया? ये आपका रचना के आधार पर शब्द के तीन प्रकार हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ का मतलब जिसके शब्द के सार्थक खंड न हो। यौगिक का मतलब दो शब्दों के सार्थक योग को, जिनका स्वतंत्र में अर्थ होता है। और योग रूढ़ का मतलब दो शब्द का मेल होता है लेकिन अर्थ रूढ़ होता है। बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण योग रूढ़ के अंतर्गत आते हैं। दशानन, वैसे 10 मुख और किसी के पास नहीं होता, इसलिए मान लीजिए अगर किसी के पास हो तब भी वो रावण के लिए ही है। वज्रपाणि, शूलपाणि, वीणापाणि, वज्रायुध, इंद्रायुध, ये क्या नाम से है? गजानन। अब बोला की बात है कि गजानन जैसा मुख किसी का, गज के समान किसी का मुख और मिलता नहीं है, तो वहां पर चला गया। लेकिन लंबोदर तो होगा। किसी का पेट बड़ा हो तो लंबोदर हो सकता है, लेकिन लंबोदर उसके लिए नहीं होगा। जो भी आपने अपने हाथ में वज्र धारण कर ले, त्रिशूल धारण कर ले, धनुष धारण कर ले, वज्र धारण कर ले, वो चक्र धारण कर ले, तो क्या चक्रपाणी हो जाएगा? चक्रपाणी का मतलब केवल विष्णु। अब तो आप चक्र हाथ में रख लीजिए तो आप भी चक्रपाणी है, देखा जाए, लेकिन नहीं हो, क्योंकि रूढ़ अर्थ प्रदान करेगा।
और जो रूढ़ अर्थ प्रदान करेगा वही होगा योग रूढ़। अब अगला आपका है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें आता है तत्सम। अब तत्सम क्या है? तत्सम समान, तत् माने उसके, सम माने समान। उसके समान, किसके समान? जो मूल उत्पत्ति है, जो मूल शब्द है, मूल भाषा। मूल क्या है? संस्कृत। संस्कृत से प्राचीन कोई भाषा नहीं है। और संस्कृत के समान वाले शब्द अर्थात संस्कृत के ही शब्द तो तत्सम के अंतर्गत आएंगे। तत् माने उसके, उसके माने संस्कृत के, संस्कृत के समान जो शब्द हैं वही क्या है? तत्सम। जैसे आम्र, अग्नि, अक्षिहा, अक्षि कर लो, आ कर लो, पुष्ट कर लो, घोटक कर लो, गृह कर लो, सब ऐसे करते जाओ। तत्सम माने संस्कृत के समान, तत् माने उसके, सम माने समान। उसके समान मतलब संस्कृत के समान, अर्थात संस्कृत के ही समस्त शब्द तत्सम होते हैं। और ये तद्भव। अब तत् माने उससे, भव माने उत्पन्न। किससे उत्पन्न? यही उसके, इसी से। ऐसा शब्द जो संस्कृत से होते हुए समस्त भाषाओं से मिलता जुलता हुआ आज हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, वही है तत्सम। तत् माने उसके अर्थात संस्कृत से, भव माने उत्पन्न। हिंदी की थोड़ा सा सीढ़ी जो विकास परंपरा है वो आपका जो चलता है, और आपके हिंदी तक आते आते वैदिक, लौकिक, यहां से आकर के यहां पर आ गए, और यहां पर गुजरती हुई भाषा सरलता की ओर चलती गई। भाई संस्कृत, वैदिक संस्कृत कठिन था तो लौकिक आया, थोड़ा सा सरलीकरण हुआ। जनसाधारण की भाषा संस्कृत थी नहीं तो कुछ लौकिक हुआ, लौकिक भी उतना ही कठिन था, कुछ ही पढ़े लिखे लोगों का विषय बन करके रह गया। पाली आया, कुछ साधारण भाषा में बुद्ध ने अपना उपदेश दिया। बुद्धम वचनम तु पाली, बुद्ध का उपदेश वचन ही पाली है। और पाली माने प्रथम देश भाषा, भारत की प्रथम देश भाषा पाली है, या उसको ग्रामीण भाषा भी कह सकते हैं। जनसाधारण, जन सामान्य जो भाषा समझ सके। अब जैसे क्या है ये, अब देखिए यहीं पर देख लीजिए, अग्नि था, पाली में हो गया अग्नि, और हिंदी में हो गया आग। यहां अग्नि था, यहां आकर के अग्नि हो गया, और यहां पर आग हो गया। यहां से आती हुई हिंदी यहां पर पहुंच गई, यही शब्द जो यहां पर आ गए यही तद्भव हो गया। तत्भव उससे उद्भव, उससे उत्पन्न। जैसे आम्र का यहाँ पर आम हो गया, अग्नि का यहाँ आग हो गया, उष्ट्र का यहाँ ऊंट हो गया, घोटक का यहाँ घोड़ा हो गया, हस्त का मतलब हाथी हो गया, अक्ष का मतलब आँख हो गया, कर्ण का मतलब कान हो गया। ये सारे आपके लिस्ट लंबी है, इसका तद्भव तत्सम की लिस्ट आप किताबों में देख लीजिए। उतना जरूरी नहीं है कि आपको लिखाया जाए, उसको जरूरत है इसका कि तद्भव तत्सम की एक लिस्ट बना करके
प्रोवाइड कराए। समझना है, समझ जाइएगा, जान जाइए। उसकी तो पन्ने भरे पड़े हैं, 10-15 पन्ने केवल तद्भव तत्सम के हैं, कितना आप उसको लिखेंगे। समझते जाइए, बस समझ जाइए बस। उसके बाद आता है आपका देशज। देशज का मतलब हो गया, हाँ, देश में ही उत्पन्न हुआ, जिसकी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं चलता। स्रोत कहने का मतलब स्रोत नहीं पता चलता कि किसका स्रोत क्या है। देश में ही उत्पन्न, ऐसा शब्द जो अपने देश में ही उत्पन्न अब यहीं पर है, जिसके स्रोत का अभी तक कुछ पता नहीं चलता, देशज शब्द कहलाते हैं। देशज का मतलब जिसकी उत्पत्ति या स्रोत कुछ नहीं है, पता ही नहीं चलता कहाँ से आ गया। ये खिड़की शब्द, लोटा शब्द कहाँ से आया और प्रचलित हो रहा, पूरा चल रहा है। अब ये लोटा की व्युत्पत्ति अगर देखेंगे तो लोटा का स्रोत कुछ मिलता नहीं कि कहाँ से भैया, अंग्रेजी है, संस्कृत है, कि पाली है, कि प्राकृत है, कि अरबी है, कि फारसी, कुछ पता नहीं है। लोटा आ गया, लोटा चल रहा है खूब है, और लोटा हम लोग यूज भी करते हैं और प्रयोग भी करते हैं, बोलते भी। जिस शब्द का स्रोत, व्युत्पत्ति स्रोत का कुछ पता नहीं है, वही है देशज। कुछ देशज शब्दों के नाम जरूर लिख लीजिए, कुछ देशज शब्द जो 2-4 महत्वपूर्ण हैं। डिब्बा, खिड़की, खिचड़ी, लोटा, ठेस, खिचड़ी खिड़की दोनों है, खिचड़ी भी है और खिड़की भी है। हाँ, जुगाड़ मतलब आप जनरली देखेंगे गाँव में ऐसे कुछ शब्द बोले जाते हैं जिसका स्रोत तो कुछ नहीं पता है, लेकिन खूब प्रयोग में होते हैं। ये सब देशज है। जितनी जिस शब्द की व्युत्पत्ति का या स्रोत कुछ का कुछ पता नहीं है, वही शब्द क्या है, सभी देशज हैं। और वह शब्द आप जनरली प्रयोग भी करते हैं, आम बोलचाल में भी करते हैं, व्यवहार में भी करते हैं। खिड़की बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, लोटा बोलते हैं, ठेस लग गया बोलते हैं, ठेस लग गया पैर। ये ठेस एक पैर में लगने वाले, एक दिल को लगने वाले। हाँ, वो जो हाँ, लेकिन वो जो ठेस शब्द है जिसके स्रोत का कुछ ठिकाना नहीं, पता नहीं स्रोत कहाँ से आ गया, ये ठेस शब्द आ गया। डिब्बा, डिब्बा जनरली सब बोलते हैं, लेकिन डिब्बा भी देशज है। तो जिसकी भी उत्पत्ति का कुछ पता नहीं है, ऐसे शब्द देशज कहलाते हैं। विदेशी, विदेशी का मतलब है कि जो बाहर से हमारे यहाँ आ गए। हाँ, बहुत है, बहुत, उसकी संख्या ही बहुत ज्यादा। ज्यादातर फारसी में है, अरबी फारसी तो ज्यादा है, और कुछ तुर्की, पुर्तगाली और चीनी भी है, कुछ शब्द थोड़े थोड़े। और इसमें भी पेपरों में भी यही सब आते हैं, छोटे छोटे जो शब्द हैं महत्वपूर्ण। इसमें हम सोच रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उसको आप नोट कर लें, अरबी में भी और फारसी में भी, तुर्की में भी, पुर्तगाली में भी। जो महत्वपूर्ण है, जनरली प्रयोग में होता है और पता नहीं लगता कि ये किस भाषा के शब्द हैं। हाँ, तो विदेशी का मतलब ऐसे शब्द जो भिन्न भिन्न भाषाओं से हमारे यहाँ अंगीकार कर लिए, स्वीकार कर लिए गए या परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगे, ये सब विदेशी हैं, बाहर से हैं। जिसमें अरबी शब्दों में कुछ महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उसको ज़्यादातर 10-15 शब्द लिख लीजिए। आदमी, औरत, औलाद, गरीब, अमीर। अरबी किस भाषा का शब्द है? अरबी ना देखना पड़ेगा, अरबी होगा किसी भाषा, जैसे उर्दू है, तुर्की भाषा का, वैसे अरबी भाषा का है। अभी देखते हैं, लिखिए औलाद, कर्ज, किताब,
खबर, तारीख, दुकान। हाँ, देखिए शब्द बहुत है, शब्द की कमी नहीं है। नगद, नशा, वकील, हवालात, अब कुछ फारसी लिख लीजिए। किशमिश, चश्मा, आईना, मेहमान, दरबार, दरबार दरबार, गुलाब, चादर, आमदनी, आवारा, आराम, आराम हो गया, सरकार, जो सरकार शब्द यूज होता है, गवर्नमेंट जिसकी अंग्रेजी, वह भी फारसी शब्द है। कुछ पुर्तगाली शब्द महत्वपूर्ण है। अरबी फारसी के कुछ संकेत होते हैं, नीचे पॉइंट लगा होता है, नुक्ता, नुक्ता बोलते हैं। देखिए अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब की लिपि, आपका फारसी लिपि में आपकी उर्दू है, नुक्ता उसमें भी है, उसमें भी है। कुछ हिंदी के वर्ड हैं जिसमें भी नुक्ता लग जाए, वो फारसी लग होता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ। अब यहाँ 5 वर्ड जो है इसके नीचे नुक्ता लग गया, ये सब उसी का लफ्ज देंगे। जैसे उर्दू में होता क्या है, उर्दू का वर्णमाला किसी को पता है? नहीं पता, नहीं पता। जैसे सीन, अरे बेते नहीं है, उसका पूरा वो प्रारूप है, कैसे बेते नहीं होता है। अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, झे, सीन, स्वाद, ज्वाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, से, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हमजा, छोटी है, बड़ी है, जो चश्मी है, छोटी है और बड़ी है। ये जो आपके वर्ड हैं 36 वर्ड होते हैं वर्ड। जैसे आपके अल्फाबेट में कितने वर्ड हो गए? 52। यहाँ 36 है। यहाँ कुछ बढ़ा थोड़ा सा ऊपर, जो आपके फारसी में है उससे थोड़ा सा उर्दू का वर्णमाला भिन्न हो जाता है जरा सा, लेकिन ये है कि लिपि वही है, तो समझ में आ जाता है कि फारसी लिखा है, उर्दू लिखा है। तो वहां पर क्या होता है, जैसे वह ह है तो हे 2 बार है। अब वहां पर क्या होता है, हमारा है, जैसे हाल और हाल, 2 हाल है, एक हाल माने हालचाल, एक हाल माने बड़ा बड़ा। अब यहाँ पर 2 है हो गए, तो नॉर्मली जो है, जैसे आपका हरदोई नॉर्मल है बोलेंगे, और वो हा, अब ज्यादा करके उर्दू वाले ज्यादा समझा पाते हैं इसको। तो वहां पर कहने का मतलब जो लफ्ज है बोलने में, वो इतना अंतर कर देता है कि जैसे हम क्या है कि जे से भी ज और जेड से भी ज, देखा जाए ज का दोनों प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे जफराबाद और जोकर, अब जफराबाद जेड से चालू होगा, जोकर जे से चालू हो रहा है, जय जय। वैसे उर्दू में भी है, ऐसे आपके हिंदी में भी है। देखिए हाँ, सलीका चेंज है, उसके कुछ न कुछ फर्क जरूर है। ऐसा नहीं कि सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा, तब तो कोई मतलब नहीं है, अंतर रहेगा। सर जैसे आगाज है हमारी भाषा में, तो आगाज आगे का जैसे विचार किया जाता है फ्यूचर की बात, तो उनके मतलब से कुछ और होगा क्या? नहीं, क्यों मतलब आउट होगा, मतलब सेम हमारा। हाँ वही मतलब वो भी वही रखते हैं। उनकी भाषा, उनकी लिपि अलग है, हमारी भाषा लिपि अलग है, बस, और कोई फर्क नहीं, अर्थ का वही मतलब है। कुछ पुर्तगाली महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे अलकतरा,
अलकतरा जिसको आप डामर बोलते हैं, डामर रोड बोलते हैं, डामर रोड, वो जिससे पिघला करके जो रोड बनाया जाता है उसी को अलकतरा कहते हैं। आलपिन, आलमारी, अनानास, तंबाकू, कमरा, काजू, बाल्टी, साबुन, संतरा, पपीता, पादरी, कमीज, गोदाम, पिस्तौल, पिस्तौल, अब कुछ थोड़े से दो चार शब्द तुर्की के महत्वपूर्ण हैं। उर्दू, उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, वो भी हम ढूंढेंगे। थोड़ा सा स्रोत हमें कंफ्यूजन हो रहा है, जो आपने कहा कि अरबी किस भाषा, तो वो हम प्रयास करेंगे। आपको पता है तो बताओ। अच्छा, हम उसको बताते हैं, उसका स्रोत देंगे। उर्दू, कालीन, कैंची, तलाश, बादाम, नाशपाती, कुली, बहादुर, बेगम, मुगल, लाश, लाश लिखे हैं, लाश, ये रहे कुछ विदेशी शब्द। इन शब्दों में से पेपरों में यदा कदा आ जाते हैं। जैसे इसमें आपका आया था, आदमी आया था क्या? आदमी आया था ना। अब आदमी देखिए अरबी भाषा का शब्द, और अरबी भाषा विकल्प में था नहीं, सही है ना। फारसी था, अरबी नहीं था विकल्प में। इस पर भी थोड़ा सा लोगों का ये होगा कि ये देखिए जब ऑप्शन नहीं है तो आप सही या तो जनरल मार्किंग करो इसका, या फिर इसको कट करो, डिलीट करो। आदमी आया था ना, अरबी है। हाँ, तो विकल्प नहीं था अरबी, क्या करोगे? मैंने लिखाया देखो अरबी वाले लिस्ट में है कि नहीं? मैंने जो लिखाया अभी, आदमी औरत दोनों, कलम, किताब, अमीर गरीब, ये सब अरबी भाषा के शब्द। अब शब्द शक्ति के आधार पर अभिधा, प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ होता है, वही अर्थ बोधन कराने की शक्ति को शब्द शक्ति कहा जाता है। एक लाइन में आप लिख लीजिए, प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थ बोध कराने वाले शब्द की शक्ति है, और उसी को शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा, इसके 3 पार्ट हैं, आपने लिखा है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा क्या है? अभिधा का मतलब होता है साक्षात सांकेतिक अर्थ।
जो चीज़ आपको दिख रहा है वही उसका मतलब भी है, जो आपको बोला जा रहा है वही उसका आप मतलब भी जानते हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ अर्थात जो वस्तु सामने आपके है वह कौन सा अर्थ संकेत कर रही है जो आप जानते भी हैं और वह है भी। जैसे आपके हमने बोला कि कुर्सी, तो कुर्सी का आप वही अर्थ ले रहे हैं जो कुर्सी का अर्थ है। इसका ऐसा नहीं कि कुछ और सोचेंगे इसके लिए, ये कुर्सी नहीं लकड़ी है। साक्षात सांकेतिक अर्थ, जो साक्षात जो शब्द आपसे कहा जाए या जो आपके सामने प्रत्यक्ष है, घर बोलने से घर समझ में आ रहा है, मेज बोलने से मेज समझ में आ रहा है, पंखा बोलने से पंखा समझ में आ रहा है, कलम बोलने से कलम समझ में आ रहा है। ऐसा तो है नहीं उसका कुछ और अर्थ निकल रहा है। तो अभिधा का मतलब जो शब्द आपको जिस अर्थ में दिखाई दे रहा है या कहा जा रहा है वही उसका अर्थ है और वही आप समझ भी रहे हैं। साक्षात सांकेतिक अर्थ को अभिधा कहा जाता है। जैसे मेज, कुर्सी, कलम, घर, साक्षात मतलब समझ रहे हैं ना अभिधा का मतलब? ऐसा शब्द जिसका अर्थ जो आप समझ रहे हैं और वह है भी, जैसा आप समझ रहे हैं और वही अर्थ दे भी रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि कलम, तो कलम का जाहिर सी बात आप वही अर्थ ले रहे हैं जो कलम का अर्थ है। ऐसा नहीं कि आप उसको अलग से कुछ सोच रहे हैं कि ये कलम है कि नहीं है या कुछ ये लकड़ी है या ऐसा कुछ नहीं। घर बोलने से घर ही समझ में आता है। अगर हम गाय बोल दिए तो गाय का ही बिंब आपके मस्तिष्क में आ गया, अब आपको समझना कि अब गाय माने गाय, घर माने घर, मेज माने मेज। मतलब साक्षात सांकेतिक अर्थ, वह शब्द जो संकेत कर रहा है अर्थ, वही अर्थ आपके समझ में भी आता है और आ रहा है। जैसी बात जैसी लिखी जाए वैसा ही आप समझें, उससे कुछ इतर न समझें बस। अगर देखिए लकड़ बग्घा कहने से अगर जानवर आपके समझ में आता है और वास्तव में लकड़ बग्घा है और वही आपके समझ में आता है तो यह अभिधा माना जाएगा। वो अलग की बात है कि कुछ लोग उसमें तर्क वितर्क कर करके कुछ कहें कि नहीं ऐसा है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये वाला ये हो सकता है, वो मैटर यहाँ नहीं करता। यहाँ पर जो परिभाषा बनेगी वो सार्वभौमिक परिभाषा बनेगी। अगर हम घर बोल रहे हैं तो घर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, बस इतने बताइए। घर का मतलब यदि आप घर ही समझ रहे हैं तो यह अभिधा है। अभिधा का मतलब ही है साक्षात सांकेतिक अर्थ। जो वह इंडिकेट कर रहा है वही अर्थ भी है और वही आप कहने पर समझ भी रहे हैं। बात समझ रहे हैं? वही अभिधा है, साक्षात सांकेतिक अर्थ। एक लाइन में लिख लीजिए इसको। जैसे उदाहरण के लिए घर, मेज, कुर्सी, सड़क, फल, स्कूल, लक्षणा। अब लक्षणा का मतलब साक्षात सांकेतिक अर्थ नहीं, मुख्यार्थ नहीं। मुख्यार्थ तो अभिधा है,
जो मुख्य अर्थ प्रदान करे। मेज का मुख्य अर्थ है मेज, मेज मतलब मेज, घर का मतलब घर, और वही मुख्य अर्थ है, वही साक्षात सांकेतिक अर्थ है। लेकिन लक्षणा में ये चीज नहीं होगा। लक्षणा का मतलब मुख्यार्थ में बाधा होने पर मुख्यार्थ को हटाना पड़ेगा। अब तक कौन अर्थ लेंगे तो कहें दो प्रकार से लेंगे, या तो रूढ़िगत या प्रयोजन बस। रूढ़ अथवा प्रयोजन बस जिस अर्थ को हम ग्रहण करेंगे वह लक्षणा के अंतर्गत आएगा। जैसे दो अर्थ पे हम अर्थ लेंगे। मुख्यार्थ में बाधा होगा। पहली बात तो वही अर्थ नहीं होगा जो आपको कहा जा रहा है। जो आपको कहा जा रहा है वह अर्थ आपको नहीं लेना है। अब फिर दूसरा अर्थ लेना है तो कैसे लेना है? या तो इसके वजह से लेना है या तो इसके वजह से। जैसे मान लीजिए कोई लड़का हो और हम कहें कि मोहन गधा है। अब मुख्य अर्थ क्या है इसका? मोहन गधा, गधा मान जानवर, तो मोहन जानवर नहीं है, मुख्य अर्थ में बाधा हो गई। मुख्य अर्थ नहीं रहा वो, मुख्य अर्थ में बाधा हो गई तो मोहन जानवर नहीं। बोला क्या गया? मोहन गधा है। अब मोहन गधा है इसका मतलब मोहन गधा नहीं है, मतलब मुख्य अर्थ में क्या हो गया? पहले बाधा हो गई, वह अर्थ आपको नहीं लेना है, जानवर नहीं है वो। अब क्या लेना है फिर? तो कह रहे हैं कि गधे जैसा उसका व्यवहार, गधे जैसा उसका गुण है, गधे जैसा उसका क्वालिटी है, गधे जैसा उसका क्रियाकलाप। अब गधे को रूढ़ अर्थ में क्या लेते हैं? जैसे आपको किसी को कोई शैतानी कर रहा हो, कोई मूर्खता का काम करे तो कहेंगे कि ये गधा है एकदम। इसका मतलब क्या? गधा शब्द मूर्ख के लिए रूढ़ है। तो हमने रूढ़ बस अर्थ लिया यहाँ पर और मोहन गधा बोल दिया, तो इसका मतलब मोहन गधा नहीं है, जानवर नहीं है, वह मूर्ख है। मोहन क्या है? मूर्ख है। गधा गधा तो नहीं होगा, मुख्यार्थ में बात होगा। अगर गधा होगा तब तो मुख्यार्थ हो जाएगा, अभिधा हो जाएगा। अभिधा नहीं होना है। लक्षणा का मतलब लक्ष्यार्थ। लक्ष्य किसका है? हमको कहना है कि लड़का मूर्ख है, लेकिन मूर्ख नहीं बोला, गधा बोला। अगर हम कहें मोहन मूर्ख है तो मोहन मूर्ख तो कह देते तो साक्षात सांकेतिक अर्थ हो जाता, लेकिन कहा क्या गया? मूर्ख नहीं बोला, गधा बोल दिया। अब गधा बोलने से गधा तो नहीं हुआ, जानवर तो नहीं है, अब वो लड़का है, तो इसका मतलब गधे जैसा गुण उसके अंदर है और मूर्खता के बेस पे हमने उसको कहा गया। और मोहन क्या है? मूर्ख। तो ये रूढ़िगत अर्थ हुआ। कभी कभी हम किसी अर्थ को प्रयोजन बस लेते हैं। जैसे हम कहें पंजाब साहसी है, तो पंजाब साहसी होने का मतलब पंजाब शहर तो कोई व्यक्ति है नहीं जो साहसी होगा, तो मुख्यार्थ में बाधा हो गई। मुख्यार्थ पहले अभिधा तो निकल गया वहां से, अभिधा का अर्थ नहीं, क्योंकि पंजाब क्या है? एक सिटी है, एक शहर है, एक राज्य है, और राज्य साहसी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? वहां के लोग साहसी हैं। अब हमने क्या कहा कि पंजाब साहसी। मुख्य अर्थ में बाधा होगा कि पंजाब शहर साहसी नहीं हो सकता। तब क्या हुआ? वहां के रहने वाले लोग वीर हैं, सेना में रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, सरदार लोग, और इसलिए हमने बोल दिया पंजाब साहसी। अब एक उदाहरण से और स्पष्ट कीजिए। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी मित्र को बुलाए अपने पास, वो बाहर से आ रहा है, उसको पता नहीं है कि आपका कॉलेज कहाँ है। आपने कहा कि हमारा CSN कॉलेज लखनऊ चुंगी पर है। आराम से वो जो क्या होता है गूगल डाल करके सीधा आ गया, यहाँ पहुंच गया। अब आप बताइए आपका CSN चुंगी पर है क्या? चौराहे पर स्थित है। आपने क्या बोला? हमारा CSN चुंगी पर है, लखनऊ चुंगी पर। आपका प्रयोजन ये था कि भ्रमित नहीं होंगे वो इतना बोलने से। इसका मतलब चुंगी के नियरेस्ट आस पास ही बगल में मेरा कॉलेज है, आपको भ्रमित नहीं होना। और वह भी जो पहुंचेगा चौराहे पर नहीं देखेगा, अगले बगल देखेगा, और उसको भी पता लगा चुंगी बताया है तो चुंगी के आस पास होगा, 5 किलोमीटर मल्लावा उतारने नहीं जाना। तो प्रयोजन बस आपने बताया कि मेरा कॉलेज चुंगी पर है, यद्यप मुख्य अर्थ में बाधा है। मुख्य अर्थ क्या है? चुंगी पर आपका कॉलेज तो नहीं है, तो मेन अर्थ तो निकल गया। अब आपने प्रयोजन बस बताया कि उसको परेशानी न हो कि हमारा कॉलेज चुंगी पर है।
और वह आकर के आपको चुंगी के बगल में काले जाता है, लेकिन चुंगी पर नहीं है, मतलब मुख्यार्थ बाधा। मुख्यार्थ बाध होने पर रूढ़ अथवा प्रयोजन बस जिस अर्थ को हम लेते हैं उसी को कहते हैं लक्षणा। बात समझ आई नहीं आई? जैसे अभिधा में आपने देखा साक्षात सांकेतिक अर्थ, जैसा बोला वैसा ही आपने समझा। मेज घर बोल दिया तो मेज और घर आप समझ गए, लेकिन हम मोहन गधा बोले तो क्या मोहन गधा है? नहीं है ना। तो मोहन अब गधा नहीं है, लेकिन गधे जैसा कुछ न कुछ समानता जरूर होगी। समानता क्या है? उसके गुण का। शारीरिक समानता नहीं है, लेकिन उसके गुण, अर्थात जो गधा शब्द मूर्ख शब्द के लिए रूढ़ है, वही रूढ़ वहां पर लागू होता है। और हमने कहा मोहन मूर्ख नहीं, बल्कि बोल दिया मोहन गधा। अब मोहन गधा नहीं है, लेकिन मूर्खता वाला गधे जैसा गुण उसके अंदर। बात समझ आ रही? ये रूढ़ी हो गया। और प्रयोजन का मतलब जैसे मैंने बताया कि पंजाब साहसी। पंजाब साहसी का मतलब पंजाब शहर साहसी नहीं होगा, वहां के लोग। मुख्यार्थ में बाधा होगा। शहर कोई व्यक्ति नहीं जो साहसी होगा, तो जाहिर सी बात है वहां अर्थ नहीं लेना है। लेकिन आपका दिमाग पहुंच गया कि पंजाब साहसी का मतलब सरदार लोग सेना में रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं, और वो लोग साहसी होते हैं। तो पंजाब साहसी बोला क्या गया? सरदार लोग साहसी होते हैं ऐसा नहीं बोला, पंजाब साहसी मतलब पूरा पंजाब के सरदार वीर होते हैं। ये अर्थ प्रयोजन बस हो गए, रूढ़िगत ऐसा अर्थ हो गया। तीसरी जो शब्द शक्ति है वो व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना का मतलब है जहां पर अभिधा और लक्षणा का अर्थ हटाकर एक नया प्रतीयमान अर्थ लिया जाए, वह व्यंजना शब्द शक्ति होता है। इसका जहां अभिधा और लक्षणा अपना अर्थ बता करके शांत हो जाए, अभी भी मुख्य अर्थ अभी जो चाहिए वो नहीं प्राप्त हुआ, वो प्राप्त इससे होता है व्यंजना से। एक दोहा आपने पढ़ा होगा कबीरदास का, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी। नहीं पढ़े हो? याद है? एकदम व्यंजना का सबसे बढ़िया उदाहरण। माली उस वाटिका में गया, फूल तोड़ लिया। कबीरदास यही चीज नहीं करना चाहते हैं। ये जब क्या है, माली आया, फूल तोड़ा, जो फूला हुआ था, जो नहीं फूला वो कल फूलेगा, वो कल तोड़ा जाएगा। लेकिन ये सामान्य अर्थ है। कबीरदास जी ये नहीं कह रहे हैं। कबीरदास जी उसी माली के माध्यम से अर्थ जो दे रहे हैं वही ध्वनित अर्थ है, वही प्रतीयमान अर्थ है, वही व्यंजना है। माली रूपी काल जो थे उन, मतलब क्या है, नश्वर प्राणी संसार एक एक करके रोज जा रहे हैं। जो जा रहे हैं वो फूले हुए माली के समान तोड़ लिए गए। जो अभी नहीं गए हैं वो कल जाएंगे। काल हमारी बात, कल हम जाएंगे। यहाँ पर काल का पूरा सुंदर व्यंजना किया गया है कि किस प्रकार से संसार नश्वर एक एक करके रोज जाते हैं। एक चोर दूसरे चोर से कहा कि रात कितनी अंधेरी है। अब यहां पर चोर का बताने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है रात अंधेरी। अब कह रहा है क्या, रात कितनी अंधेरी है। अब इसका सामान्य अर्थ तो यही रात है भाई, वही अमावस्या वाली रात होगी या जो भी होगा, 12-1 बजे का रात होगा, चंद्रमा नहीं निकली होगी, यही तो अंधेरा होगा और क्या। लेकिन इसका मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है। अब का क्या रहा है, यार रात बड़ी अंधेरी है, इसका मतलब चोरी करने का बढ़िया टाइम, मतलब चोरी करने का उपयुक्त समय है। रात कितनी अंधेरी, बात समझ रहे हैं। यहां पर व्यंजना है, मतलब साक्षात सांकेतिक अर्थ भी हट जाएगा, अभिधा भी हट जाएगा, लक्षार्थ भी जो लेना है वह भी नहीं है। तब अर्थ, तीसरा अर्थ जो आएगा वही प्रतीयमान, वही ध्वनि जो आएगा वही
व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। जैसे माली यावत देख कर वो जो कबीर का दोहा है वह सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इसका। दूसरा रात कितनी देरी है, या अगर एक शब्द ऐसा लिख दें एक दुकानदार अपने नौकर से कहा कि सूरज डूब गया, तो क्या दुकानदार यही कहना चाहता है कि हमको नहीं पता था, जरा तुम बता दिए कि यार सूरज डूब गया, अच्छा हम भी देख लेते हैं सूरज डूब गया। हाँ, सूरज डूबने का मतलब लाइट जला दो। सूरज डूबने का मतलब है कि लाइट, अच्छा बोला क्या, ऐसा तो नहीं कि लाइट जला दो, ऐसा है बाबू लाइट जला दो यार अंधेरा है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने केवल कहा सूरज डूब गया। अब वो लोग अपना उठ गए फटाफट जहाँ जहाँ जो करना है, या दुकान बढ़ाने का टाइम है तो कोई इतने संकेत करेंगे कि 12 बज गए। अब 12 बजने का मतलब कोई पढ़ाते इतना पढ़ाया कि टाइम का पता नहीं। एक लड़का पीछे में से उठ बोला सर 12 बज गए, तो उनको भी पता है 12 बजे हैं। इसका मतलब सर कि अब छोड़िए भूख लगी, बात समझ रहे? यही प्रतीयमान अर्थ जो अभिधा और लक्षणा से हट करके देता है, केवल बताने मात्र से। सूरज डूब गया, यहां पर यह एक ऐसा शब्द है जिसमें आप तीनों शब्द शक्तियों को समाहित कर सकते हैं, लेकिन उसको बताना पड़ेगा कि कैसे। सूरज डूब गया माने सूर्य अस्त हो गया। अगर इतना बोला गया तो सामान्य अर्थ आप ले लेंगे, साक्षात सांकेतिक अर्थ अभिधा। सूरज डूब गया मतलब सूर्य अस्त हो गया। सूरज डूब गया, गाय चराने वाले ग्वाले गाय चरा रहे हैं। गाय चराते 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 एक लड़के ने कहा अरे भैया सूरज डूब गया। अब इसका मतलब क्या, अब गायों को घर लेके चलो। यहां पर लक्षणा हो गया। जैसे गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा आज हमारे देश का सूरज डूब गया। अब यह जो सूरज, ये तो पूरा अलग ही अर्थ दे दिया। गांधी जी की मृत्यु पर अगर भाषण में जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि आज हमारे देश का सूरज, अब तो गांधी जी सूरज नहीं है, लेकिन सूरज जैसे ख्यातिलब्ध, हाँ, प्रसिद्ध व्यक्ति जिन्होंने इतना बड़ा काम किया देश के लिए, वो सूरज के समान ही प्रकाशित है, ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच नहीं रहा। अब बोले क्या, नाम नहीं लिए गांधी जी नहीं रहे, नहीं, आज हमारे देश का सूरज डूब गया। अब यह क्या हो जाएगा, नहीं, लक्षणा तो गायों को घर लेके चले। अब यहाँ पर व्यंजना हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु पर अगर भाषण में नेहरू जी ने कहा कि आज हमारे देश का सूरज डूब गया, तो यह जैसे कहें कि हमारा गांव गंगा में है। अब जाहिर सी बात है गंगा के पानी युक्त नहीं होगा, तो साक्षात सांकेतिक अर्थ बात हो गया, खत्म। किनारे होगा, यह लक्षणा के अंतर्गत ले सकते हैं आप कि गंगा के किनारे होगा तो ठीक ठाक होगा। और भी अर्थ, गहरा अर्थ अगर लेंगे तो गंगा जैसी शीतलता और सुंदर हवाएं और खुले में आपका सुंदर घर है, आपका घर गंगा में है। तो कोई बोला, वहां जाकर के देखा वहां की वातावरण, तो उन्होंने कहा भैया आपका घर तो गंगा में है। अब गंगा जैसी पवित्रता, शीतलता, वायु, सुंदर वातावरण, सारे कुछ आपके घर में विद्यमान है। यह हो गया। तो शब्द शक्ति, शब्द जो अर्थ बोधन कराता है वो 3 प्रकार से कराता है। एक तो साक्षात सांकेतिक कराएगा, दूसरा लक्ष्यार्थ जो सांकेतिक अर्थ की बाधा करेगा, पहले बंद करेगा, उसके बाद रूढ़ अथवा प्रयोजन बस दूसरा अर्थ आप लेंगे, और तीसरा अभिधा और लक्षणा के शांत हो जाने पर एक तीसरा ध्वनित प्रतीयमान अर्थ जो आता है उसी को कहते हैं व्यंजना। समझ आ गया है? समझ आ गया अभिधा लक्षणा व्यंजना। अब अगला पार्ट है रूपांतर के आधार पर।
रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वह है जिस शब्द में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो। वो क्या होंगे? विकारी शब्द कहलाए। कारक, वचन, लिंग के अनुसार जिस शब्द में परिवर्तन हो जाए वह क्या है? विकारी है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इस सब में परिवर्तन हो जाए। कारक के अनुसार, वचन के अनुसार सब में परिवर्तन होगा। और अविकारी के अनुसार, अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन न हो, जिसमें विकार न हो, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसी को कहते हैं अव्यय। अव्यय का मतलब न व्यय, खंड नहीं होगा, टूटेगा नहीं, जैसा है वैसा ही है। वह धीरे धीरे चलता है तो धीरे धीरे रहेगा, धीरे धीरे। और है तो और है। हाँ, अव्यय के सारे शब्द अविकारी कहलाते हैं। इसके 4 पार्ट हैं: क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, कृष्ण। ये चारों शब्द आपके पार्ट हैं। और विकारी में आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। यही आपका शब्द के कितने भेद रहे। तो अगर डायरेक्ट में पूछ लिया जाता है तो भेद के अनुसार ये तो आप जान ही गए। अब आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और एक जो चैप्टर है शब्द रचना। शब्द रचना 4 प्रकार से होगा: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि आपने पढ़ा है, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आपको पढ़ना है। ये शब्द रचना में देखेंगे। उसके बाद आपका वाक्य भी होगा। तो सिलेबस में देखो बहुत कुछ है। सिलेबस में जिसके रिकॉर्डिंग जब लगेगा, घंटी क्लास लगेगी, वैसे देखेंगे जैसा भी होगा। वाक्य भी जरूरी है। और ये आपका समास, उपसर्ग, प्रत्यय भी जरूरी है। और आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण भी आवश्यक है। इतना चीज होने के बाद भी आपका कुछ कवर में आएगा। बाकी प्रायवाची भी लोग और सब तो आप अपने आप से पढ़िए। उसमें क्या बताना है, प्रायवाची में क्या बताना है, क्यों वो तो याद करना है। प्रायवाची आप पढ़ो भाई, अपने आप से तद्भव शब्द याद कर लो, महत्वपूर्ण शब्द, विलोम शब्द याद कर लो। मुहावरे, कहावतें आते ही रहते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो तो अपने चल ही रहा है। सुनिए, लिखवाएं उसने। अरे अब हम कहें कि काम करो, घर की प्रायवाची बता कर रट के लाओ। घर की प्रायवाची पढ़ो, हवा की प्रायवाची बताओ। वाक्य आपको 2 बजे प्रोग्राम भी है, वहाँ पे आपकी शिरकत बहुत आवश्यक है। 2 बजे? हाँ, वो चंद्रशेखर आजाद जी की मूर्ति पे अच्छा माल्यार्पण करना है। हाँ। तो जो राज सर है आपकी धर्मपति बताइए क्या? अच्छा, बट यू आर बिजी है। हाँ, अरे वाह, आई एम बिजी हियर। जो टाइम है उसमें वाक्य समझ में, बाकी संज्ञा, सर्वनाम तो नया पैटर्न है, थोड़ा सा कल से चालू करके वाक्य समझते हैं। शब्द के अनेकार्थी शब्द, जो शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हैं ना, कई अर्थ निकलते हैं। मतलब कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर कोई शब्द ऐसा हो जिसके कई अर्थ निकले तो उसको अनेकार्थी में, इसमें तो एक लिस्ट है पूरा, उसको आप एक बार देख लो ना। कोई किताब रखे हो करके? वासुदेव नंदन तो ठीक है, बढ़िया किताब है।
हरदेव वाहरी का भी ठीक है। हाँ, जैसे हरी शब्द आ गया तो हरी माने अंग शब्द आ गया, तब इसका मतलब कई अर्थ तो निकलेंगे, उसको जानना पड़ेगा आपको। एक बार आप उसको रिपीट कीजिए ना कि इसका ये अर्थ होता है। बिल्कुल आप थोड़ा सा बच्चे कुछ दैनिक जागरण से आए हैं, दैनिक जागरण से आए, अच्छा, तो थोड़ा बाहर है वार्तालाप करना चाहिए, तो थोड़ा सा आप लोग बाहर आ जाइए। ठीक यहाँ पेड़ नीचे चर्चा करेंगे।